इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है। देखिए, तो जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं तो देखिए वो क्या होता है। तो जैसे हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को शो किया हुआ था, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और हमने इनके परपेंडिकुलर एक प्लेन रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो बी थी और जो एरिया है वो ए है इस प्लेन का, ठीक है। तो अगर हम लोग एक चीज कैलकुलेट करें बी इंटू ए, उसको हम लोग बोलेंगे इस प्लेन से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर इसको आप और अच्छे से समझिए तो इसको जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि ये बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड कर लो तो बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ आपको समझना है थीटा क्या होता है। याद रखिए कभी कभी क्या होगा, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं होगा बल्कि किसी एंगल पे रखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर यही प्लेन अगर हम लोग ऐसे रख दें, यही प्लेन हम लोग ने ऐसे रख दिया, ये आपको एक एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, वो परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जनरल समझे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे पास थ्रू हो रही है, जो उससे गुजर रही है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसमें कोई डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब फ्लक्स दो तरीके का आपको पढ़ने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हो सकता है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है तो फाई बी लिख देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये बन गया फाई बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा बी ए कॉस थीटा। और बेसिकली ये होगा क्या, ये होगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो एक प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही, परपेंडिकुलर गुजर रही है उस प्लेन से, वो हो जाएगा उस प्लेन से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है वेबर, इसका फॉर्मूला है फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जिनमें हमको मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है वो बताना है, ठीक है। तो पहला केस देखिए, ऐसे हम लोग ने दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है और जो प्लेन हम लोग रख रहे हैं वो ए है। वो प्लेन सर्कुलर शेप का है, वो इस तरीके रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस केस में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये जो प्लेन रखा है उसका एरिया ए। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में यही वाला जो सर्किल था वो ऐसे वर्टिकल रख दिया गया, ऐसे रख दिया गया। इस सारे केस में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों केसेस में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड बी है और जो एरिया है वो ए हम लोगों ने लेट कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, हम लोग ने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बी ए कॉस थीटा। तो बी हमको पता है, ए हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। थीटा कैसे पता करेंगे, थीटा क्या होता है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ऐसे, और जब इसमें ड्रॉ करोगे तो ऐसे। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा,
तो अगर आप इस वाले केस में थीटा देखो तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप थीटा देखो तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ वाले केस से फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो फ्लक्स आएगा b, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और cos थीटा यानी cos 90। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी इस वाले केस में फाई की वैल्यू आएगी 0, यानी इस वाले केस में ये जो प्लेन है इससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा इस वाले केस में देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग सेकेंड वाला केस देखें तो सेकेंड वाले केस को अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो सेकेंड वाले केस में थीटा हो गया 0। अब अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 0, बी ए हो गया पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा यानी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी बी इनटू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा वेब। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके हम लोग अलग अलग एंगल्स पे रखे हुए प्लेन के लिए लिंक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अब अपने जो प्लेन रखा हुआ है, जो सर्किल रखा हुआ है वो इस तरीके रखा हुआ है, यानी जो सर्किल रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, जो यहाँ पे इसके नॉर्मल जो हमने बनाया उसके साथ जो एंगल बनना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए एंगल हमको दिया गया है 60 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दे दी 30 वेबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दी, एरिया दे दिया 0.2 स्क्वायर मीटर्स और आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बी ए cos थीटा, बी की वैल्यू रखेंगे 30, ए की वैल्यू रखेंगे 0.2 और cos थीटा यानी cos 60 रखेंगे, cos 60 की वैल्यू रख देंगे तो cos 60 हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर वेबर में आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। याद ये रखना है कि थीटा क्या है, याद रखिएगा थीटा है एंगल किसके किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और उस प्लेन पे खींचे गए परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है, जैसे यहाँ पे 60 का, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चंस हम बोलेंगे कि प्लेन को इतने डिग्री पे रखा हुआ है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि अगर प्लेन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कितना एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम लोग फ्लक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है। देखिए वो क्या, जब भी कोई सर्किट हो, है ना, या कोई कॉइल हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। अब आपने किसी प्रोसेस के थ्रू उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा दिया, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 पोल है मैग्नेट के, इनके बीच में एक कॉइल ऐसे रखी हुई थी, आपने क्या किया, उस कॉइल को रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तुरंत उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो चार्ज को फ्लो करा सकता है। तो जैसे ईएमएफ आएगा तो अगर वो क्लोज पाथ है तो उसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ईएमएफ को जो फ्लक्स में हुए चेंज की वजह से आया, ऐसे करंट को जो
फ्लक्स में चेंज होने की वजह से आया है, ऐसे ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ऐसे करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई कॉइल हो, कोई सर्किट हो, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करोगे तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर वो एक क्लोज है, वो क्लोज सर्किट है, ठीक है, जैसे कॉइल क्लोज हो तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब जरा इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग ने ऐसे बहुत सारे टर्न्स को फॉर्म करके सोलेनॉइड हम लोग ने बनाया, ठीक है, और इसमें करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब देखिए हम लोग ने क्या किया, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लाना स्टार्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको पास ला रहे होगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही होंगी, ऐसे गुजर रही होंगी, तो जैसे जैसे आप इसको पास ला रहे हो तो जाहिर सी बात है इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होना स्टार्ट होगा, और वो इस चेंज को अपोज करेगी। चेंज को अपोज करने के लिए जैसे ही आप इसको पास ला रहे हो तो देखिएगा इस गैल्वेनोमीटर की मिडल में डेविएशन आएगा और घूमेगी, और वो तभी घूम सकती है जब इस सोलेनॉइड में कोई करंट प्रोड्यूस हो। याद रखिएगा, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है सोलेनॉइड में, उस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट प्रोड्यूस हुआ होगा किसी ईएमएफ की वजह से, तो जो ईएमएफ यहाँ पे आएगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे फ्लो हो रहा होगा कि यू वापस आ रहा होगा करंट। तो देखिए अगर आप नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे करंट इस तरीके आएगा कि ये वाला पोल भी नॉर्थ हो जाए, क्योंकि जब ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसको रिपल करेगा ये आने से। तो हमको सोचना है कि कैसे नॉर्थ पोल बनेगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है यू, जाहिर बात है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ये करंट यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से वापस आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके करंट का फ्लो हमको देखने को मिलेगा, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है यू, ठीक है, तो ये वाला पोल हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद हम रुक गए, इसका फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, उसके बाद अगर हम नॉर्थ को दूर ले जाना चाहते तब ये वाला साउथ पोल हो जाएगा, यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपको एग्जांपल अभी यहाँ पे बताया है, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और इसके बारे में बताया था फैराडे ने, ठीक है स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड उन्होंने दो लॉ दिए थे, ठीक है। पहले लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उन्होंने बताया, और सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ है, ये उसी रीजन का अपोज करता है, ये उसी कॉज का अपोज करता है, ये उसी कारण का अपोज करता है जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि ये जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको रोक सके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के आगे का जो है वीडियो बनाएंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अच्छे समझ आया होगा।